नमस्कार मित्रों, आज हम बात करेंगे अशोक महान के अभिलेख व शिलालेख यानी बृहद शिलालेख। बृहद शिलालेख सबसे पहले हम बात कर रहे हैं तो शिलालेख जो हैं वो संख्या में कितने मिले हैं? तो संख्या में 14 मिले हैं और प्रमुख 8 स्थानों पर मिले हैं। प्रमुख 8 स्थानों पर 14 बृहद शिलालेख मिले हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लें कि जैसे भारत के अंदर कालसी उत्तराखंड से, सोपारा महाराष्ट्र, गिरनार गुजरात, धौली व जोगढ़ उड़ीसा, और इसी प्रकार एरागुड़ी आंध्र प्रदेश से, और इसी प्रकार हम बात करेंगे पाकिस्तान के शाहबाजगढ़ी पेशावर पाकिस्तान, और मनसेहरा हजारा पाकिस्तान से। उसी प्रकार हम बात करें तो ये कुछ प्रमुख 8 स्थान हुए। कालसी की बात की, सोपारा की बात की, गिरनार की बात की, धौली और जोगढ़ की बात की, एरागुड़ी की बात की, शाहबाजगढ़ी की बात की और मनसेहरा। प्रमुख इन स्थानों से बृहद शिलालेख अशोक के देखने को मिले हैं, जो कि अधिक महत्वपूर्ण है, अधिक जानकारी के लिए और परीक्षा के दृष्टिकोण से। कि कई बार प्रश्न आते हैं कि कालसी बृहद शिलालेख कहाँ पर स्थित है? तो उत्तराखंड में स्थित है। कालसी बृहद शिलालेख कहाँ स्थित है? तो उत्तराखंड में स्थित है। सोपारा बृहद शिलालेख कहाँ स्थित है? तो महाराष्ट्र में स्थित है। गिरनार कहाँ पे है? गिरनार से मिलने वाला बृहद शिलालेख किस में आता है? गुजरात राज्य में आता है। धौली और जोगढ़ उड़ीसा राज्य में है, और एरागुड़ी आंध्र प्रदेश में है वर्तमान में, और शाहबाजगढ़ी पेशावर पाकिस्तान में, और मनसेहरा हजारा पाकिस्तान, यानी स्थान है जहां से बृहद शिलालेख मिले हैं। तो अब हम बात करते हैं कि जो बृहद शिलालेख यानी 14 लाइनों के अंदर लिखे हुए हैं, वो याद होना कहीं ना कहीं बच्चों की ये समस्या रहती है कि वो मुश्किल है, और आज आपको बहुत ही सरल तरीके से बताया जाएगा कि आसानी से आपको याद होंगे। तो अब हम बात करते हैं कि बृहद शिलालेख जो कि 14 पंक्तियों में या 14 लेखों के रूप में लिखे हुए हैं। तो सबसे पहला यानी प्रथम बृहद शिलालेख के अंदर क्या बताया गया है? पशु हत्या पर रोक लगाई गई है। क्या बताया गया? पशु हत्या पर रोक। ध्यान रहे कि सबसे पहले इन्होंने क्या किया अशोक ने कि पशु हत्या पर सबसे पहले रोक लगा दो। सबसे पहले पशु हत्या पर क्या कर दिया? रोक लगा दिया। अब पशु हत्या पर रोक लगाने के बाद दूसरा काम क्या करेंगे? किसी आदमी को मान लीजिए प्रसिद्ध होना है, तो सबसे पहले वो क्या करेगा? भी कोई बुरा काम नजर आ रहा है ना, उस पर रोक लगाओ। तो पशु हत्या क्या है? बुरा काम है, तो इस पर रोक लगा दी। इसके बाद समाज कल्याण की तरफ ध्यान दिया। किसकी तरफ दिया? समाज कल्याण की तरफ ध्यान दिया। समाज कल्याण में क्या होगा? जैसे मान लीजिए सड़कें बना दी कहीं, वृक्ष लगा दिए कहीं, तो इसमें अन्य प्रकार से किसी को सहायता दे दी। ये चीजें समाज कल्याण के अंदर शामिल होगी कि विशेष क्षेत्र का विकास करना समाज कल्याण के अंदर शामिल होगी। अब हम बात करते हैं समाज कल्याण की बात की, तो समाज कल्याण करने के बाद हमें क्या करना होगा? धर्म की शिक्षा देने के लिए 3 युक्त, रज्जुक और प्रादेशिक 3 अधिकारी नियुक्त कर दिए।
धर्म की शिक्षा देने के लिए 3 अधिकारी नियुक्त कर दिए, युक्त, रज्जुक और प्रादेशिक, जो 5-5 वर्षों में क्या करेंगे, क्षेत्रों का दौरा करेंगे और वहां पर वो धार्मिक प्रचार करेंगे। क्या करेंगे? धार्मिक प्रचार करेंगे। अब धार्मिक प्रचार कर रहे हैं कौन? युक्त, रज्जुक, प्रादेशिक प्रकार के 3 प्रकार के अधिकारी हैं। धार्मिक प्रचार के लिए कौन कौन से अधिकारी की नियुक्ति? युक्त, रज्जुक और प्रादेशिक अधिकारियों की नियुक्ति की गई। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, तो उन्होंने धर्म महामात्र पर विचार प्रस्तुत किया। इन्होंने क्या किया? नंबर 4 में धर्म महामात्र पर विचार दिया, पर विचार प्रस्तुत किया कि धार्मिक स्थिति कैसी होनी चाहिए। इसमें ब्राह्मणों और श्रमणों पर आदर की बात भी कही गई। धम्म नीति के अंदर उन्होंने ब्राह्मणों और श्रमणों के आदर की बात भी इसके अंदर कही गई। अब नंबर 5 की बात करते हैं, तो उन्होंने क्या कर दिया? एक अधिकारी नियुक्त कर दिया, धम्म महामात्र नियुक्त कर दिया, महामात्र नियुक्त कर दिया, धम्म महामात्र नाम का अधिकारी नियुक्त कर दिया। अब तक हमने 5 की बात की है। सबसे पहले हमने बात की कि पशु हत्या पर रोक लगा दी। सबसे पहले कोई नेता कोई आता है या कोई लीडर आता है तो वो क्या चाहता है कि बुराई दूर करें। बुराई ये थी कि पशु हत्या सरेआम होती थी, उसको रोक लगा दो। और दूसरे की बात की, समाज कल्याण की बात की, चिकित्सा की सुविधा में बढ़ोतरी करी या सड़कों का निर्माण किया, वृक्षारोपण करवाए सड़कों के किनारे, या न जलाशय आदि की व्यवस्था की। तो समाज कल्याण की बात इन्होंने दूसरे वृहद शिलालेख में की, यानी दूसरी पंक्ति जो 14 वृहद शिलालेख मिले इसमें विशेष बात। तीसरी वृहद शिलालेख की बात कर रहे हैं, तो इसमें युक्त, रज्जुक और प्रादेशिक 3 प्रकार के अधिकारी बनाए जो कि धार्मिक प्रचार करने के लिए 5-5 वर्ष से क्या करेंगे? दौरा करेंगे। इसके बाद नंबर 4 में धर्म महामात्र पर विचार दिया। धम्म नीति यानी भेरी घोष के स्थान पर उन्होंने धम्म नीति को अपनाया था, यानी इन्होंने युद्ध का त्याग करने के बाद धर्म की नीति पर वो चले थे। तो धम्म महामात्र पर विचार उन्होंने प्रस्तुत किया, जिसमें ब्राह्मणों और श्रमणों के आदर की बात भी कही गई है। इसके अलावा 5वां वृहद शिलालेख के अंदर उन्होंने धम्म महामात्र नामक अधिकारी की नियुक्ति कर दी। 5वें वृहद शिलालेख के अंदर क्या कर दिया? धम्म महामात्र नामक अधिकारी की नियुक्ति कर दी। छठे वृहद शिलालेख के अंदर इन्होंने इस अधिकारी को पूरी छूट दे दी कि वो राजा के पास कभी भी आ सकता है। यानी अधिकारी जो है क्या है? राजा के पास कभी भी आ सकता है, कभी भी आ सकता है। यानी सूचना लेकर के ये दिन में, रात में, दोपहर में, शाम में, ये कभी भी राजा के पास पहुंच सकता है। इसकी छूट कहां पर दे दी? छठे वृहद शिलालेख के अंदर दे दी। अब हम बात करते हैं 7वें वृहद शिलालेख के अंदर। तो 7वें वृहद शिलालेख के अंदर इन्हें सभी धर्मों के प्रति सम्मान, समभाव, सहिष्णुता की नीति का उल्लेख मिलता है। यानी समभाव या सहिष्णुता की नीति का उल्लेख, यानी समभाव या सहिष्णुता, साथ से समान, सभी धर्मों को समानता का दर्जा इन्होंने 7वें वृहद शिलालेख के अंदर दिया। अब तक हमने 7 की बात कर ली है। प्रथम सबसे पहले हमने बात की कि पशु हत्या पर रोक लगा दी। इसके बाद हमने बात की दूसरा कि धर्म को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने क्या कर दिया? समाज कल्याण की नीति को अपनाया। तीसरे बात युक्त, रज्जुक और प्रादेशिक 3 अधिकारियों की नियुक्ति की। इसके बाद चतुर्थ में इन्होंने धर्म महामात्र पर विचार किया और 5वें में धर्म महामात्र नामक अधिकारी की नियुक्ति की। 6ठे में राजा के पास वो कभी भी अधिकारी आ सकता है। 7वें में समभाव सहिष्णुता की नीति को अपनाया। 8वें के अंदर की बात करेंगे तो 8वें वृहद शिलालेख के अंदर उन्होंने आखेट का त्याग कर दिया। क्या कर दिया? आखेट पर प्रतिबंध लगा दिया। आखेट पर प्रतिबंध लगा दिया, निंदा की आखेट की और इस पर पूर्ण रूप से क्या कर दिया? प्रतिबंध लगाने की बात इन्होंने की। 9वें खर्चीले समारोह पर रोक लगा दी। 9वें खर्चीले जो समारोह होते हैं, विवाह की बात करें या और श्राद्ध की बात करें,
इन पर रोक लगा दी। 9 में 8 में आकेट पर रोक लगाई और इसके स्थान पर उन्होंने क्या धर्म के प्रचार की बातें कही। और 9 में खर्चीले विवाह आदि पर या अन्य जो भोज होते हैं उन पर रोक लगा दी। खर्चीले जो भी समारोह आदि होते हैं उन सभी पर रोक लगाई। 10 में इन्होंने ख्याति और गौरव की निंदा की। 10 में ख्याति और गौरव यानी जो उपाधियां जो ली जाती है उनकी निंदा इन्होंने 10 नंबर वृहद शिलालेख में इन्होंने इसकी निंदा की, ख्याति और गौरव की, कि कोई उपाधि नहीं ले सकता या ख्याति गौरव इनके ऊपर इन्होंने टिप्पणी की, इनकी निंदा की। और 11 की हम बात करेंगे तो इन्होंने विचार किसका विचार दिया, इन्होंने धम्म नीति पर विचार दिया। धम्म नीति का मतलब धम्म नीति पर का उल्लेख किया, विस्तार से बताया कि धम्म नीति के बारे में, धार्मिक जो नीति पर वो चले हैं उस नीति का वास्तविकता क्या है इसके ऊपर उन्होंने विस्तार से उल्लेख किया। और 12वें में धार्मिक सहिष्णुता यानी धार्मिक सहिष्णुता, सभी धर्मों के सम्मान की बात इन्होंने की है। सहिष्णुता कि सभी धर्मों के समभाव की बात 12वें अभिलेख में वृहद शिलालेख में की है। तो अब हम बात कर रहे हैं कि अब तक हमने 12 की बात की। सबसे पहले हमने पशु हत्या पर रोक की बात की, फिर धार्मिक प्रचार की बात की जो समाज कल्याण संबंधित है। और समाज कल्याण के बाद नंबर 3 वृहद शिलालेख के अंदर युक्त रज्जुक प्रादेशिक प्रचार के लिए 3 अधिकारियों की नियुक्ति करता है। चौथे में धर्म महामात्र पर विचार देता है, धम्म नीति के बारे में बताता है। और 5वें में धर्म महामात्र नामक अधिकारी की नियुक्ति करता है। 6ठे में राजा के पास वो कभी भी सूचना लेकर के अधिकारी धम्म महामात्र है वो आ सकता है। और 7वें में समभाव सहिष्णुता की नीति की बात इन्होंने की है। 8वें में आखेट के त्याग संबंधी बात इन्होंने की है, इसके स्थान पर उन्होंने धर्म के प्रचार की बात कही गई है। 9 में खर्चीले समारोह जो होते हैं विवाह, मरण, जन्म आदि के आधार पर उन सभी पर रोक की बात की है। नंबर 10 में ख्याति गौरव की उन्होंने निंदा की है। नंबर 11 में धम्म नीति का उल्लेख उन्होंने किया है। और नंबर 12 में धार्मिक सहिष्णुता की बातें की गई है, सभी धर्मों के समानता का व्यवहार करने की बातें इसमें कही गई है। और नंबर 13 वृहद शिलालेख की बात करेंगे तो यहाँ कलिंग विजय जो कि इनके राजा बनने के 8वें वर्ष में कलिंग युद्ध हुआ था। और कलिंग विजय के बाद इन्होंने विजय यानी युद्ध की नीति को भेरी घोष के स्थान पर उन्होंने धम्म नीति को अपना लिया था, यानी उन्होंने धार्मिक नीति को अपनाया था। यहाँ पर उन्हें बौद्ध धर्म के बारे में जानकारी मिलती है, बौद्ध धर्म को ग्रहण करने की जानकारी कलिंग से 13वां अभिलेख जो है यहाँ से मिलती है। और इसके अलावा वहाँ की विदेश नीति के बारे में पता लगता है इस अभिलेख से। और इसके अलावा यानी 600 योजक तक इन्होंने अपने आसपास के सभी स्थानों पर सीमावर्ती इलाकों में विजय प्राप्त की। 600 योजक उनका साम्राज्य जो था उनके बारे में यहाँ जानकारी मिलती है। और उनके धार्मिक प्रचार आदि की जानकारी इस अभिलेख से मिलती है। तो ये कुछ जो 13 अभिलेख की हमने बात की कि कलिंग विजय तक की 14 प्रमुख अभिलेख शिलालेख जो कि 8 प्रमुख स्थानों से मिले हैं, इनकी बात हमने की है। जो कि सबसे पहले प्रथम वृहद शिलालेख जो है पशु हत्या पर रोक की बात करता है। द्वितीय समाज कल्याण संबंधी बात की गई है। नंबर 3 में युक्त रज्जुक और प्रादेशिक 3 अधिकारी की नियुक्ति करता है। और नंबर 4 में धर्म महामात्र पर विचार प्रस्तुत किया गया है। नंबर 5 में धर्म महामात्र अधिकारी की नियुक्ति की गई है। और 6 में राजा के पास वो कभी भी आ सकता है। 7 में सभी के समानता की बात की गई है, धार्मिक सहिष्णुता की बात की गई है। 8 में आखेट पर त्याग की बात की गई है। 9 में खर्चीले विवाह और श्राद्धि पर त्याग की बात की गई है। नंबर 10 में ख्याति और गौरव आदि के त्याग की बात की गई है या उनकी निंदा की गई है। 11 में धर्म नीति का उल्लेख किया गया है। और 12 में धार्मिक सहिष्णुता पर विचार दिया गया है। यानी नंबर 7 में भी समानता की और धार्मिक सहिष्णुता की बात की गई थी और 12 में भी धार्मिक सहिष्णुता की बात कही गई। लगभग समानता लिए हुए कलिंग विजय संबंधित 13वां अभिलेख जो है यहाँ पर भी प्रमुख जानकारी जो कि बौद्ध धर्म के ग्रहण करने की बात आती है। उससे पहले वो हिंदू धर्म से जुड़े हुए थे, शिव के वो भक्त नजर आते हैं।
और फिर ये हम बताया गया है कि इसमें 600 योजक तक उनका साम्राज्य फैला हुआ था, आसपास के सीमावर्ती इलाकों को उन्होंने जीत रखा था। और ये कुछ विशेष जानकारी उनके विदेश नीति आदि के बारे में जानकारी भी यहाँ मिलती है। अब हम बात करते हैं अभिलेख के बारे में, जो कि प्रमुखतः 3 लिपियों में, और प्रमुख लिपि की बात करेंगे तो ब्राह्मी लिपि और प्राकृत भाषा में लिखे हुए हैं। प्रमुखतः बात करेंगे तो प्राकृत भाषा, किस भाषा में? प्राकृत भाषा में अभिलेख लिखे हुए हैं। और लिपि कौन सी है? तो ब्राह्मी लिपि प्रमुखतः अभिलेख की बात कर रहे हैं, जो कि इतिहास के स्रोत के रूप में जानने के लिए महत्वपूर्ण है आज, और परीक्षा के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। तो इनकी हम बात करते हैं तो ब्राह्मी के अलावा खरोष्टी लिपि की बात है, खरोष्टी लिपि, और खरोष्टी के अलावा अरामाइका लिपि का उल्लेख भी मिलता है। अरामाइका या ग्रीक के लिपि, इन 3 लिपियों में अभिलेख मिलते हैं अशोक के। तो खरोष्टी लिपि की हम बात करेंगे तो खरोष्टी लिपि किसे कहते हैं? तो ये दाएं से बाएं ओर लिखी जाती है। कैसे लिखी जाती है? तो ये दाएं से बाएं ओर, यानी अपना ये हाथ इस साइड से ऐसे, और ब्राह्मी लिपि में ये बाएं से दाएं ओर लिखी जाती है। तो खरोष्टी लिपि की बात करेंगे तो मनसेहरा पाकिस्तान, मनसेहरा हजारा पाकिस्तान में है, हजारा पाकिस्तान। और दूसरा हम बात करेंगे शाहबाजगढ़ी, जो कि पेशावर पाकिस्तान से मिलने वाले अभिलेख जो हैं वो क्या हैं? खरोष्टी लिपि में लिखे गए हैं। खरोष्टी लिपि में मिले 2 अभिलेखों की बात हम कर रहे हैं, मनसेहरा हजारा पाकिस्तान से और शाहबाजगढ़ी पेशावर पाकिस्तान से मिलने वाले अभिलेख इसके खरोष्टी लिपि हैं। इसी प्रकार अरामाइका लिपि की चर्चा भी हम कर रहे हैं कि 2 अभिलेख जो प्रमुखता मिले अरामाइका लिपि का, लमगान अभिलेख की बात करेंगे, जो कि काबुल नदी के किनारे, कहाँ पर है? जलालाबाद के पास है, काबुल नदी के पास जलालाबाद के पास है लमघान अभिलेख, जो कि अरामाइका लिपि का या द्विभाषीय लिपि का बना हुआ है। इसके अलावा हम बात करेंगे तो यहाँ हम बात करेंगे सार ए कुंजा अभिलेख भी किसका है? अरामाइका लिपि से है। तो बाकी सभी किस लिपि में है? ब्राह्मी लिपि में, थोड़ी सी मात्रा में, जो कि खरोष्टी लिपि का प्रयोग मनसेहरा हजारा पाकिस्तान से मिलने वाले अभिलेख और शाहबाजगढ़ी पेशावर से मिलने वाले अभिलेख में खरोष्टी लिपि का प्रयोग किया गया है। अरामाइका लिपि का लमघान, जो कि काबुल नदी के पास जलालाबाद के पास मिला है, और सारे कुंजा अभिलेख, 2 अभिलेख अरामाइका लिपि से हैं। बाकी सभी अभिलेख क्या हैं? ब्राह्मी लिपि से मिले हुए हैं। और लगभग 47 स्थानों से अभिलेख मिले हैं। इनकी संख्या है वो कितनी है? 150 से अधिक है, यानी संख्या में 150 से अधिक है। और इनकी कुल जो स्थान की बात कर रहे हैं वो 47 स्थानों से मिले हैं, और अलग अलग क्षेत्रों में ये फैले हुए हैं, जो कि ना केवल अशोककालीन सीमा का उल्लेख करवाते हैं, बल्कि सीमा के साथ साथ वहाँ से सांस्कृतिक वातावरण की बात करें, या उनकी धार्मिक नीति की बात करें, उनकी विदेश नीति की बात करें, उनके कल्चर की बात करें, उनके सामाजिक सांस्कृतिक परंपराओं की बात करें, उनके दैनिक और उनके खुद के व्यक्तिगत तौर तरीकों की बात करें, सभी की जानकारी उपलब्ध ये अभिलेख और शिलालेख हमें करवाते हैं। तो ये आज का हमारा छोटा सा वीडियो था। आपको कैसा लगा जरूर लिखें। कम समय में अधिक बताने की कोशिश मेरे द्वारा यहाँ की गई। आपको चैनल अगर पसंद आ रहा है, वीडियो पसंद आ रहा है, तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक्स, धन्यवाद।